चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक ऐसे युद्ध के बारे में सोचा जा सकता है जो लगभग आधी सदी तक चला हो, जिसने पूरी दुनिया को दो टुकड़ों में बांट दिया हो और पूरी इंसानियत को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया हो, और ये सब कुछ बिना दो मुख्य दुश्मनों के एक दूसरे पर सीधे एक भी गोली चलाए? जी हाँ, यही है शीत युद्ध की हैरान कर देने वाली कहानी। एक ऐसा दौर जिसने हमारी आज की दुनिया की शक्ल तय कर दी। तो चलिए आज इसी जटिल और निर्णायक दौर को समझने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है ना, कि ये इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध था, लेकिन इसके जो दो मेन खिलाड़ी थे, अमेरिका और सोवियत संघ, वो कभी आमने सामने की लड़ाई में भिड़े ही नहीं। तो सवाल ये है कि फिर ये इतना खतरनाक क्यों था? वो इसलिए क्योंकि दांव पर कुछ छोटा मोटा नहीं लगा था, दांव पर लगी थी पूरी इंसानियत। ये एक ऐसा खेल था जिसमें कोई जीत नहीं सकता था, और सब कुछ परमाणु विनाश के लगातार खौफ के साए में हो रहा था। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और उसकी राख से एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। लेकिन जैसे ही पुराने साम्राज्य ढहे, दुनिया की सियासत में एक खालीपन सा आ गया, एक पावर वैक्यूम। और इस खालीपन को भरने के लिए मैदान में दो नए बहुत बड़े दावेदार सामने आए, और यहीं से उस टक्कर की शुरुआत हुई जिसने अगले कई दशकों के लिए दुनिया की किस्मत लिख दी। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ जमीन या दौलत की लड़ाई नहीं थी। नहीं, इसके दिल में थी विचारों की जंग। एक कोने में था अमेरिका, जो कह रहा था कि व्यक्तिगत आज़ादी, फ्री मार्केट यानी पूंजीवाद और लोकतंत्र ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और दूसरे कोने में था सोवियत संघ, जो समाजवाद और कम्युनिज्म का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश कर रहा था। एक ऐसा सिस्टम जहां हर चीज पर सरकार का कंट्रोल था। ये दो सोच, दो दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, और दोनों का ये मानना था कि भविष्य का रास्ता सिर्फ उन्हीं के पास है। तो ये जो शब्द है कोल्ड वॉर या शीत युद्ध, इसका असल मतलब क्या है? इसे कोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जंग कभी गर्म नहीं हुई। मतलब दोनों महाशक्तियां सीधे जंग के मैदान में नहीं उतरी। ये जंग लड़ी जा रही थी पर्दे के पीछे, जासूसी के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए, और सबसे ज्यादा ये लड़ी गई प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए। जैसे वियतनाम या कोरिया को ही ले लीजिए, वहां अमेरिका और सोवियत संघ सीधे नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वो दुश्मन गुटों को हथियार, पैसा सब कुछ दे रहे थे, जिससे छोटे मोटे झगड़े भी एक ग्लोबल शतरंज की बिसात पर खूनी खेल बन जाते थे। और जैसे जैसे ये विचारधारा की लड़ाई गहरी होती गई, पूरी दुनिया के सामने एक सवाल आकर खड़ा हो गया, आप किसकी तरफ हैं? बीच में रहने का यानी न्यूट्रल रहने का ऑप्शन लगभग खत्म होता जा रहा था। दुनिया साफ साफ दो खेमों में, दो गुटों में बट रही थी। लकीरें खिंच चुकी थीं। अमेरिका ने एक प्लान बनाया, सोवियत संघ को फैलने से रोकना है, और इसके लिए उन्होंने दुनिया भर में मिलिट्री गठबंधनों का एक जाल सा बुन दिया। सबसे मशहूर है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सीधा सा मतलब था हम में से किसी एक पर हमला मतलब सब पर हमला। और यही फॉर्मूला उन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लगाया, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में सीटो और मध्य पूर्व में सेंटो बनाकर। ये साम्यवाद के खिलाफ एक ग्लोबल दीवार बनाने की कोशिश थी। अब जाहिर है सोवियत संघ भी चुप बैठने वाला नहीं था। नेटो के सीधे जवाब में उन्होंने बनाया वार्सो पैक्ट अपने पूर्वी यूरोप के साथी देशों के साथ। बस इसी के साथ यूरोप का बंटवारा पक्का हो गया। वो जो आयरन कर्टन या लौह आवरण की बात होती है ना, वो अब एक असली मिलिट्री की दीवार बन चुकी थी, जिसने महाद्वीप को दो दुश्मन खेमों में बांट दिया था। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था कि सिर्फ सुपर पावर्स छोटे देशों को अपनी तरफ खींच रही थी। ये एक तरह का लेन देन था। छोटे देशों को क्या मिल रहा था? सुरक्षा, मॉडर्न हथियार और जरूरी आर्थिक मदद, और बदले में सुपर पावर्स को मिल रहे थे स्ट्रेटेजिक फौजी अड्डे, कीमती संसाधन और दुनिया पर अपना दबदबा बढ़ाने का मौका। ये खतरनाक खींचतान दशकों तक चली। कभी तनाव कम होता, कभी बढ़ जाता, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, एक ऐसा पल जब ये खेल, ये पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई थी। एक ऐसा लम्हा जब दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम ली थी। और ये हमें कोल्ड वॉर के सबसे डरावने सवाल पर ले आता है। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के कितना करीब आ गई थी? इसका जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि एक मौका था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब दुनिया और तबाही के बीच बस कुछ ही गलत फैसलों का फासला रह गया था।
साल था 1962, महीना अक्टूबर का। दुनिया को पता चला कि सोवियत संघ ने चुपके से क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। मतलब अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में, उसके दरवाजे पर। जैसे ही अमेरिकी जासूसी विमानों को ये पता चला, व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। प्रेसिडेंट केनेडी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने क्यूबा की समुद्री घेराबंदी कर दी ताकि और सोवियत जहाज वहां ना पहुंच सकें। अगले 13 दिन, सिर्फ 13 दिन, पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम रखी थीं। एक गलत फैसला, एक गलत फहमी और बस खेल खत्म। इस पूरे ग्लोबल ड्रामे के सेंटर में 3 लोग थे। वॉशिंगटन में थे एक नौजवान प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, मॉस्को में थे एक अनप्रेडिक्टेबल लीडर निकिता खुर्शियोव, और हवाना में थे फिडेल कास्त्रो, जो किसी भी सुपर पावर के हाथ की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थे। पूरी दुनिया की किस्मत इनके फैसलों पर, इनके गुस्से पर और इनके सब्र पर टिकी थी। तो फिर दुनिया इस तबाही से बची कैसे? इसका जवाब एक अजीब से लेकिन डरावने लॉजिक में है, जिसे कहते हैं डिटरेंस, यानी अपरोध। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर मुझे पता है कि आप पर हमला करने का मतलब मेरी खुद की भी पूरी तबाही है और आपको भी यही पता है, तो हम में से कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी मैड भी कहते थे। और अजीब बात यह है कि इसी पागलपन वाले डर ने दुनिया को एक नाजुक शांति दे रखी थी। लेकिन एक मिनट, क्या दुनिया का हर देश इस खतरनाक खेल में शामिल होना चाहता था? क्या हर कोई अमेरिका या सोवियत संघ के टीम में शामिल होने को तैयार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे दुनिया 2 हिस्सों में बंट रही थी, एक तीसरा बहुत शक्तिशाली रास्ता भी बन रहा था। एक ऐसा रास्ता जिसने इस पूरे सिस्टम को ही चुनौती दे दी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक और बड़ी चीज हो रही थी। एशिया और अफ्रीका में कई देश अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद हो रहे थे। अब सालों तक किसी और के राज में रहने के बाद वो किसी पुराने मालिक की जगह किसी नए बॉस के पीछे नहीं लगना चाहते थे। वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते थे, अपनी शर्तों पर। और बस इसी सोच से जन्म हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का। भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के टीटो जैसे बड़े नेताओं ने इसकी अगुवाई की। इनका मकसद बिल्कुल साफ था। हम न अमेरिका के साथ हैं, न सोवियत संघ के। हम किसी के खेल का मोहरा नहीं बनेंगे। हम अपनी विदेश नीति खुद बनाएंगे, जो हमारे अपने लोगों के हित में हो, न कि वॉशिंगटन या मॉस्को के। और ये सिर्फ कुछ देशों की बात नहीं थी। 1961 में जब बेलग्रेड में पहली मीटिंग हुई, तो पूरे 25 देश इसमें शामिल हुए। ये सुपर पावर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उनकी इस खतरनाक लड़ाई से अलग रहना चाहता है। खैर, दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कोल्ड वॉर भी नहीं। दशकों तक इस खींचतान और डर के माहौल के बाद दोनों सुपर पावर्स को ये समझ आने लगा था कि ये टकराव का रास्ता बहुत खतरनाक है और जेब पर भी बहुत भारी पड़ रहा है। तो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू हुआ। तनाव की जगह बातचीत ने लेनी शुरू कर दी। 60 और 70 के दशक में एक नया दौर आया, जिसे देतांत कहा गया। इसका सीधा सा मतलब था तनाव में कमी। इस दौरान कई जरूरी समझौते हुए, जैसे परमाणु टेस्ट को सीमित करने के लिए, नए देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए और खतरनाक मिसाइलों की गिनती कम करने के लिए। ये सब इस बात का सबूत था कि दोनों साइड अब ये पक्का करना चाहते थे कि दोबारा कभी दुनिया तबाही के इतने करीब न पहुंचे। और फिर अंत आया, और वो भी बहुत तेजी से। 80 के दशक के आखिर तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा चुकी थी, और 1991 आते आते जो साम्राज्य कभी इतना ताकतवर लगता था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और इसी के साथ 45 साल तक चले कोल्ड वॉर का ऑफिशियली अंत हो गया। तो कोल्ड वॉर तो इतिहास की किताबों का हिस्सा बन गया, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल बचता है। क्या इसकी विरासत, इसका असर सच में खत्म हो गया है? आज भी दुनिया में जो मिलिट्री अलायंस है या यूक्रेन जैसी जगहों पर जो टेंशन है, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी 45 साल की लड़ाई में है। तो क्या हम सच में उस दौर से बाहर आ गए हैं, या आज भी उसी की लंबी परछाई में जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज की दुनिया को देखकर सोचना बहुत जरूरी है। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की एक ऐसा दौर जो पूरे 45 साल तक चला, और इसने हमारी आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम जी रहे हैं। जरा सोचिए, इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसमें 2 महाशक्तियों ने एक दूसरे पर सीधे तौर पर एक भी गोली नहीं चलाई। तो फिर ये कैसा युद्ध था? असल में ये लड़ाई थी विचारधाराओं की,
अर्थव्यवस्था की और पूरी दुनिया पर दबदबा कायम करने की। एक ऐसा संघर्ष जो पर्दे के पीछे से लड़ा जा रहा था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए सीधे चलते हैं साल 1945 में। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और दुनिया के मलबे से दो बड़े विजेता निकलकर सामने आए। और बस यहीं से दुनिया में पावर का एक नया स्ट्रक्चर, एक नई संरचना बननी शुरू हो गई। देखिए, इस पूरी लड़ाई की जड़ में ना दुनिया को चलाने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ था अमेरिका और उसका पूंजीवादी मॉडल जो कहता था कि व्यक्ति की आज़ादी और फ्री मार्केट सबसे जरूरी है, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जिसका समाजवादी मॉडल कहता था कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, सामूहिकता ही सब कुछ है। और बस इसी जबरदस्त खींचतान को नाम दिया गया कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध। ये 1945 से शुरू होकर 1991 तक चला। इसे कोल्ड इसलिए कहा गया क्योंकि ये कोई हॉट वॉर नहीं था, मतलब कोई सीधी लड़ाई नहीं थी। ये तो एक दूसरे पर हावी होने की, अपना प्रभाव बढ़ाने की एक लगातार चलने वाली रेस थी। हर पल तनाव बना रहता था। अब जैसे जैसे इन दोनों सुपर पावर्स के बीच की ये रेस तेज होती गई, इन्होंने अपने अपने दोस्त, अपने सहयोगी बनाने शुरू कर दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में टीमें बनती हैं। और देखते ही देखते पूरी दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में, दो गुटों में बट गई। सोवियत संघ के बढ़ते असर को रोकने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा दांव खेला। उसने मिलिट्री अलायंस यानी सैन्य गठबंधनों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम था यूरोप में बना नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सिर्फ यही नहीं, एशिया के लिए सीटो और सेंटो जैसे अग्रीमेंट्स भी किए गए। अब जाहिर है नाटो के जवाब में सोवियत संघ भी चुप नहीं बैठने वाला था। 1955 में उसने भी अपना मिलिट्री अलायंस बना लिया जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। और बस इस एक कदम ने यूरोप और पूरी दुनिया के बंटवारे पर आखिरी मोहर लगा दी। इस बंटवारे की वजह से कई छोटे बड़े संकट तो आते रहे, लेकिन साल 1962 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, इतना करीब कि इससे पहले दुनिया कभी नहीं आई थी। तो सवाल उठता है कि दुनिया परमाणु युद्ध के आखिर कितना करीब आ गई थी? इसका जवाब हमें मिलता है शीत युद्ध के सबसे ज्यादा तनाव भरे पल में, जिसे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि सोवियत संघ ने चुपके से अमेरिका के ठीक पिछवाड़े में यानी क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी, और अगले 13 दिनों तक पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम ली थी, क्योंकि उस वक्त किसी भी एक तरफ से हुई एक छोटी सी गलती का मतलब होता पूरी दुनिया की तबाही। इस पूरे तूफान के केंद्र में 3 बड़े चेहरे थे। अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, सोवियत संघ से निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के लीडर फिदेल कास्त्रो। सच कहें तो पूरी दुनिया की किस्मत उस वक्त इन 3 लोगों के फैसलों पर टिकी हुई थी। तो फिर ये संकट एक असली जंग में क्यों नहीं बदला? इसके पीछे एक लॉजिक काम कर रहा था जिसे कहते हैं अवरोध या डेटरेंस। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दोनों ही तरफ, अमेरिका और सोवियत संघ, ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर जंग छिड़ी तो कोई जीतेगा नहीं। परमाणु हथियारों से होने वाली तबाही इतनी भयानक होगी कि दोनों ही पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अब एक तरफ तो ये महाशक्तियां पूरी दुनिया पर दबाव बना रही थीं कि हमारा साथ दो या हमारा, लेकिन इसी माहौल में बहुत से ऐसे देश थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे और उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। देखिए, जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था, एशिया और अफ्रीका में दर्जनों नए देश दुनिया के नक्शे पर आ रहे थे, और ये देश इन सुपर पावर्स की लड़ाई में कोई मोहरा नहीं बनना चाहते थे। अंदाजा लगाइए, अकेले 1960 तक 16 नए अफ्रीकी देश यूएन के सदस्य बन चुके थे। और यहीं पर भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नुक्रुमा जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर एक नया आंदोलन शुरू किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये उन सभी देशों के लिए एक तीसरा रास्ता था जो ना अमेरिका के साथ जाना चाहते थे, ना सोवियत संघ के। और ये आइडिया कितना जबरदस्त हिट हुआ, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 1961 में जब इसकी पहली मीटिंग हुई तो सिर्फ 25 देश थे, और आगे चलकर इसमें 120 सदस्य देश शामिल हो गए। मतलब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा।
क्यूबा मिसाइल संकट एक तरह का वेकअप कॉल था। इसके बाद दोनों ही सुपर पावर्स को ये एहसास हो गया कि अगर पूरी दुनिया को तबाही से बचाना है तो इस दुश्मनी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहीं से तनाव के बीच बातचीत का, डायलॉग का एक नया चैप्टर शुरू होता है। इसके बाद हथियारों की इस अंधी दौड़ को रोकने के लिए कई जरूरी संधियां साइन की गईं, जैसे लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिससे न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगी। फिर आई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ताकि ये हथियार और देशों तक ना फैलें। और फिर सॉल्ट जैसी बातचीत भी हुई। ये सब इस बात का संकेत था कि तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। इस दौर को देतांत भी कहते हैं। और फिर आया साल 1991। सोवियत संघ बिखर गया और इसी के साथ कोल्ड वॉर का आखिरी अध्याय भी खत्म हो गया। दुनिया जो दो हिस्सों में बटी थी, अब वो नहीं रही। अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर के तौर पर उभरा और वो दो ध्रुवीय दुनिया का अंत हो गया। तो एक बड़ा सवाल ये है, कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी विरासत, उसकी परछाई आज भी हमारे साथ है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। आज भी हम दुनिया भर में जो मिलिट्री अलायंस देखते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो पॉलिटिक्स चलती है, या फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में जो झगड़े चल रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की गूंज सुनाई देती है। मतलब ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये वो कहानी है जो आज भी हमारी दुनिया को बना और बिगाड़ रही है। शीत युद्ध की ये एक ऐसा दौर था, करीब 45 सालों का, जिसने पूरी दुनिया को एक अजीब से तनाव में रखा। और सच तो ये है कि इसका असर आज भी हमारी दुनिया पर बहुत गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब एक इतना बड़ा विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद ही दुनिया 45 साल लंबे एक और संघर्ष में कैसे उलझ गई? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन दो सुपर पावर्स को देखते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के नक्शे पर उभरी। तो 1945 के बाद हुआ ये कि दुनिया साफ साफ दो खेमों में बट गई। एक तरफ था अमेरिका, जिसकी विचारधारा थी पूंजीवादी, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जो समाजवादी रास्ते पर चल रहा था। अब जाहिर है दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया, उनके भविष्य के प्लान्स, सब कुछ एक दूसरे से एकदम अलग था। अब इसे कोल्ड वॉर या शीत युद्ध क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये कोई गर्म जंग नहीं थी। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं कभी सीधे सीधे एक दूसरे से नहीं लड़ीं। ये असल में एक वैचारिक जंग थी, एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई, अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ थी, जो दुनिया के कोने कोने में अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही थी। तो ये जो दुनिया का बंटवारा था, ये सिर्फ कागजों पर या सोच में ही नहीं था, इसे बाकायदा शक्ल दी गई। और वो कैसे हुआ? शक्तिशाली मिलिट्री अलायंस, यानी कि सैन्य गठबंधनों के जरिए। तो सबसे पहले अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश थे, उन्होंने मिलकर समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक के बाद एक कई सैन्य संगठन बनाए। इनमें सबसे बड़ा और सबसे मशहूर नाम है नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। अब जब एक गुट बना तो जाहिर है दूसरा भी बनना ही था। तो नेटो के जवाब में सोवियत संघ ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक अपना मिलिट्री अलायंस बनाया। इसे नाम दिया गया वार्सा पैक्ट, और बस इसी के साथ यूरोप का बंटवारा एकदम पक्का हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है, वो ये कि इन दोनों के बीच सीधी जंग क्यों नहीं हुई। इसका जवाब है अपरोध या डिटरेंस का सिद्धांत। मतलब दोनों ही पक्षों के पास इतने खतरनाक परमाणु हथियार थे कि अगर जंग शुरू होती तो तबाही दोनों तरफ होती, कोई भी नहीं बचता। और बस यही डर था, एक दूसरे को पूरी तरह तबाह कर देने की क्षमता का डर, जिसने इस कोल्ड वॉर को एक हॉट वॉर बनने से रोके रखा। तो सीधी जंग तो नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ शांत था। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही बेचैन करने वाली शांति थी जो बार बार टूटने के कगार पर आ जाती थी। कई बार तो ऐसे मौके आए जब लगा कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। ये दोनों सुपर पावर्स सीधे तो नहीं लड़ रही थीं, पर दुनिया भर में अपना अपना दबदबा कायम करने के लिए प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रही थीं। मतलब दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही थीं। कोरिया हो, वियतनाम हो, बर्लिन या फिर अफ्रीका का कॉन्गो, हर जगह तनाव अपने चरम पर था। लेकिन इन सब में से एक संकट ऐसा था जो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक था। ये साल था 1962 और जगह थी अमेरिका के तट से सिर्फ 90 मील दूर। यहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम ली थीं, क्योंकि एटमी जंग का खतरा इतना करीब पहले कभी नहीं आया था। हम बात कर रहे हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की।
हुआ ये कि सोवियत संघ ने अपने दोस्त समाजवादी देश क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अमेरिका के बड़े बड़े शहर सीधे सीधे सोवियत मिसाइलों की रेंज में आ गए थे। अमेरिका ने इसके जवाब में तुरंत क्यूबा की समुद्री नाकेबंदी कर दी और कहा मिसाइलें हटाओ। अगले 13 दिन पूरी दुनिया बस यही देखती रही कि अब क्या होगा, क्या न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा? और सोचिए, उस वक्त पूरी दुनिया की किस्मत सिर्फ 3 लोगों के फैसलों पर टिकी हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो। क्यूबा मिसाइल संकट का झटका इतना जबरदस्त था कि इसने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, खास तौर पर उन देशों को जो अभी अभी आज़ाद हुए थे। उन्हें यह समझ आ गया कि इन दोनों सुपर पावर्स में से किसी का भी पक्ष लेना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और बस इसी सोच से एक नए रास्ते का जन्म हुआ, एक तीसरा रास्ता। इसे कहा गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका सीधा सा मतलब था, हम ना तो अमेरिकी गुट के साथ हैं और ना ही सोवियत गुट के, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अब यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। गुटनिरपेक्ष होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ये देश दुनिया से कटकर अलग थलग बैठ गए थे। नहीं, ना ही इसका मतलब ये था कि वो युद्धों से दूर भाग रहे थे, बल्कि इसका मतलब था दुनिया के मामलों में एक्टिव रहना, लेकिन अपनी शर्तों पर। यहां तक कि इन देशों ने कई बार संघर्षों को खत्म करवाने में अहम भूमिका भी निभाई। इस आंदोलन को खड़ा करने में दुनिया के 5 बड़े नेताओं का हाथ था, जिनमें भारत के जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और देखिए, 1961 में जब बेलग्रेड में इसकी पहली समिट हुई तो 25 देश इसके सदस्य बने थे। तो एक तरफ तो ये तीसरा रास्ता बन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो 2 मेन खिलाड़ी थे वो भी अब धीरे धीरे इस तनाव को कम करने के बारे में सोचने लगे थे। खासकर क्यूबा मिसाइल संकट वाले झटके के बाद दोनों सुपर पावर्स को यह एहसास हो गया था कि चीजें हाथ से निकल सकती हैं। इसके बाद ही हथियारों की होड़ को थोड़ा धीमा करने के लिए कई अहम संधियां हुईं, जैसे कि LTBT और NPT। लेकिन अंदर ही अंदर ये जो लगातार वैचारिक लड़ाई चल रही थी, हथियारों पर जो बेतहाशा खर्च हो रहा था और जो आर्थिक दबाव बन रहा था, उसने सोवियत संघ की नींव को धीरे धीरे खोखला कर दिया। और आखिरकार साल आया 1991, जब सोवियत संघ बिखर गया और उसके टूटने के साथ ही वो 45 साल लंबा तनाव, वो टकराव यानी शीत युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो शीत युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन यहां एक सवाल छोड़ जाना जरूरी है। क्या ये बंटवारा, ये खेमेबाजी, ये प्रतिद्वंदिता, क्या ये सब सच में दुनिया से गायब हो गए हैं, या फिर शीत युद्ध बस खत्म हुआ है पर उसकी गूंज आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साफ सुनाई देती है? इतिहास के उस दौर की जब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी और हर पल, सच में हर पल, एक परमाणु युद्ध का खतरा बना रहता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध की। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि हम सीधा चलते हैं उस सबसे खतरनाक, सबसे तनावपूर्ण पल पर जब दुनिया बस खत्म होने ही वाली थी। सोचिए, क्या होता है जब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ जाए। देखिए, अक्टूबर 1962 में ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं था। नहीं, ये एक डरावनी हकीकत थी जिसने सचमुच पूरी दुनिया की सांसें थाम दी थीं। हुआ ये कि अमेरिका को पता चला कि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, सोवियत संघ, उसने चुपके से बिल्कुल अमेरिका के पड़ोस में, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगा दी हैं। ये मिसाइलें इतनी पास थीं कि अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को मिनटों में खत्म कर सकती थीं। मतलब तबाही बस एक बटन दूर थी। तो अगले 13 दिनों तक पूरी दुनिया की किस्मत इन 3 लोगों के हाथ में थी। जरा सी चूक, एक गलत फैसला और सब खत्म। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर पहुंची कैसे? तो इस संकट की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और दुनिया एक तरह से अपनी राख से दोबारा उठने की कोशिश कर रही थी। देखिए, यूरोप की जो पुरानी ताकतें थीं वो सब बर्बाद हो चुकी थी और उनकी जगह पर 2 नए दिग्गज खड़े हो गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। और इन दोनों के पास दुनिया को लेकर जो सोच थी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की या हथियारों की नहीं थी, नहीं, ये थी विचारों की लड़ाई। एक तरफ था अमेरिका का पूंजीवादी लोकतंत्र, जिसे पहली दुनिया कहा गया,
और दूसरी तरफ थी सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा, यानी दूसरी दुनिया। असल जंग इस बात की थी कि समाज को चलाने का सही तरीका क्या है। तो इसी तनाव भरे माहौल को, जहां दोनों महाशक्तियां सीधे तो नहीं लड़ी, पर्दे के पीछे से धमकियों, जासूसी और प्रोपेगेंडा के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने में लगी रहीं, इसी लंबे दौर को इतिहास में शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो विचारों की लड़ाई थी वो कैसे एक ग्लोबल चेस बोर्ड में तब्दील हो गई, जहां हर कोई दूसरे को शह और मात देने में लगा था। तो हुआ ये कि पूरी दुनिया ने अपनी अपनी टीमें चुन ली। एक तरफ अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर नेटो, सीटो और सेंटो जैसे सैन्य गठबंधन बनाए, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ ने जवाब में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ वॉर्सो पैक्ट बना लिया। मतलब दुनिया साफ साफ दो कैंपों में बट गई थी। आप देखिए, दोनों को पता था कि अगर वो सीधे भिड़े तो न्यूक्लियर वॉर होगी और सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक दूसरा, ज्यादा खतरनाक खेल शुरू किया। वो सीधे लड़ने के बजाय दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे संघर्षों में कूद पड़े। एक पक्ष को अमेरिका सपोर्ट करता तो दूसरे को सोवियत संघ। इन्हीं लड़ाइयां को प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, मतलब दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। और ये प्रॉक्सी वॉर्स पूरी दुनिया में लड़ी गईं। कोरिया का संकट हो, हंगरी में सोवियत संघ का दखल, क्यूबा का मिसाइल संकट जिसके बारे में हमने बात की, या फिर वियतनाम में अमेरिका का लंबा और खूनी हस्तक्षेप, ये सब उसी ग्लोबल चेस गेम के हिस्से थे। तो सवाल ये है कि क्या हर देश इन दो टीमों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर था? क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं था? जवाब है बिल्कुल था। खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, उन्होंने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि हम ना तो अमेरिका के साथ हैं और ना ही सोवियत संघ के, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और इसी सोच से जन्म हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का। और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे उस वक्त के कुछ बड़े नेता, जैसे भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रूमा। इन सब ने मिलकर कहा कि हम इस सुपर पावर की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये सिर्फ कुछ नेताओं का आइडिया नहीं था। 1961 में जब बेलग्रेड में पहली समिट हुई तो 25 देश इसमें शामिल हुए। देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फोर्स बन गया, जिसे तीसरी दुनिया की आवाज माना जाने लगा। लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा तो हमेशा बना हुआ था, और धीरे धीरे दोनों महाशक्तियों को ये एहसास होने लगा कि इस खतरनाक रेस को किसी तरह रोकना ही होगा, वरना अंत में तबाही के सिवा कुछ नहीं बचेगा। खासकर क्यूबा मिसाइल संकट के बाद जब दुनिया सच में तबाही के कगार से वापस लौटी, तो दोनों देशों को अपनी गलती का एहसास हुआ, और यहीं से शुरू हुआ हथियारों पर कंट्रोल करने का एक नया दौर। दोनों ने बातचीत शुरू की ताकि अपने न्यूक्लियर हथियारों को लिमिट किया जा सके। और इस बातचीत के नतीजे में कई जरूरी संधियां हुईं, जैसे 1963 की LTBT, जिसने हवा, पानी और स्पेस में न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगा दी। फिर 1968 की NPT, जिसका मकसद था परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना, और 1972 की SALT I। ये सब एक तरह से उस सबसे खतरनाक खेल के नियम बनाने जैसा था, ताकि दुनिया को बचाया जा सके। अब फिर आया साल 1991। 45 सालों के तनाव के बाद सोवियत संघ टूट गया, और इसी के साथ शीत युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो शीत युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। क्या इसकी जो दुश्मनी और जो गुटबाजी थी वो आज भी हमारी दुनिया को चला रही है? क्योंकि आज भी हम जो जियोपॉलिटिकल तनाव देखते हैं, जो गठबंधन देखते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी दौर में मिलती हैं। ये सोचना जरूरी है कि क्या दुनिया ने उस दौर से वाकई कोई सबक सीखा है? इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जिसने पूरी दुनिया को, कह सकते हैं कि, 2 टुकड़ों में बांट दिया था। एक ऐसा दौर जो लगभग आधी सदी, मतलब 50 साल तक चला। लेकिन मजे की बात यह है कि हम इसे युद्ध कहते हुए भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो चलिए शीत युद्ध की इस उलझी हुई कहानी को आज सुलझाते हैं। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो 45 साल तक चला, पूरी दुनिया पर उसका साया मंडराता रहा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो 2 महाशक्तियां थीं, वो सीधे सीधे एक दूसरे पर गोली नहीं चला रही थीं। अजीब है ना? यही था शीत युद्ध।
ये 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसकी राख से पैदा हुआ था और इसने अगले कई दशकों के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। तो हुआ ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया का पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल गया था। जो पुराने साम्राज्य थे वो बिखर चुके थे और इस खाली जगह को भरने के लिए दुनिया के स्टेज पर दो नए और बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी सामने आए और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। देखिए, ये सिर्फ बंदूकों और टैंकों की लड़ाई नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा ये विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ था अमेरिका और उसका पूंजीवादी लोकतंत्र और दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसका समाजवादी सिस्टम। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आने वाला भविष्य, दुनिया का भविष्य किस रास्ते पर चलेगा। तो ये सिर्फ दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की होड़ नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके ऊपर हर पल परमाणु बमों का साया मंडरा रहा था। सोचिए, बस एक गलत कदम और पूरी की पूरी इंसानियत का भविष्य दांव पर लग सकता था। और जैसे जैसे ये वैचारिक लड़ाई गहरी होती गई, पूरी दुनिया दो खेमों में बंटने लगी। हर देश को एक तरफ चुनना पड़ रहा था। सवाल सीधा था, आप किसके साथ हैं? तो अमेरिका ने क्या किया? उसने अपने साथियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने नाटो जैसे बड़े बड़े सैन्य गठबंधन बनाए और इन गठबंधनों का मतलब बहुत साफ था, अगर आप हम में से किसी एक पर भी हमला करते हैं तो ये हम सब पर हमला माना जाएगा। यह असल में सोवियत संघ के बढ़ते असर को रोकने की एक बहुत बड़ी रणनीति थी। अब जाहिर सी बात है, सोवियत संघ भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। तो नेटो के जवाब में उन्होंने भी अपने साथी देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया, वॉर्सो पैक्ट। और बस अब दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। अब जरा उन छोटे छोटे देशों के बारे में सोचिए जो अभी अभी आजाद हुए थे। उनके लिए ये कितना मुश्किल चुनाव रहा होगा। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो किसी एक सुपर पावर का हाथ थाम लो और बदले में सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद पाओ, या फिर अकेले रहकर दोनों का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहो। कोई आसान फैसला नहीं था ये। और इसी बंटवारे ने, इसी तनाव ने दुनिया को एक असली, जिसे हॉट वॉर कहते हैं, उसके बहुत बहुत करीब ला खड़ा किया। पर सवाल ये है कि हम परमाणु युद्ध के कितने करीब थे? इसका जवाब अमेरिका के बिल्कुल दरवाजे पर ही मौजूद था। एक छोटा सा द्वीप, क्यूबा। साल था 1962 और अगले 13 दिनों तक पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। इतिहास में इस पल को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। और शायद ये वो पल था जब हम परमाणु युद्ध के सबसे ज्यादा करीब आ गए थे। तो हुआ ये कि सोवियत संघ ने चुपके से क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगा दी, अमेरिका की नाक के नीचे। जब अमेरिका को इसकी भनक लगी तो हंगामा मच गया। उन्होंने तुरंत क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी, मतलब क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया। सोवियत जहाज मिसाइलें लेकर आगे बढ़ रहे थे, अमेरिकी जहाज उन्हें रोकने के लिए तैयार थे और पूरी दुनिया बस ये देख रही थी कि अब क्या होगा, कौन पहले पलक झपकाएगा। सच में ये वो पल था जब कोल्ड वॉर हॉट होने के सबसे करीब था। तो सवाल ये है कि फिर युद्ध हुआ क्यों नहीं? जब सब कुछ इतना तनाव में था तो किसी ने वो बटन क्यों नहीं दबाया? इसका जवाब एक ही शब्द में है, डर। दोनों तरफ के लोग ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने हमला किया तो दूसरा भी जवाबी हमला करेगा, और इसका नतीजा क्या होगा? पूरी दुनिया की तबाही। इसी को कहते हैं अपरोध या डिटरेंस, मतलब ये जानने का डर कि अगर आपने एक मुक्का मारा तो जवाब में आपको भी उतना ही जोरदार मुक्का पड़ने वाला है। लेकिन दुनिया का हर देश इस सुपर पावर चेस के खेल में एक मोहरा बनने को तैयार नहीं था। कुछ ने एक अलग ही रास्ता चुना। देखिए, इसी दौरान ना दुनिया में एक और बहुत बड़ी चीज हो रही थी। एशिया और अफ्रीका के कई देश जो सालों से यूरोपीय साम्राज्यों के गुलाम थे, वो अब आजाद हो रहे थे। और इन नए नए आजाद हुए देशों ने दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजर से देखा। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम अमेरिका के साथ हैं, न ही सोवियत संघ के। उनका कहना था, हम आपकी इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और इसी सोच के साथ भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर जैसे बड़े नेताओं की लीडरशिप में इन देशों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया,
जिसे कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये दुनिया की दो महाशक्तियों के सामने एक तीसरी और बहुत मजबूत आवाज थी। और जानते हैं, 1961 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें सिर्फ 25 देश थे, लेकिन यह आइडिया इतना पावरफुल था कि कुछ ही दशकों में 120 से भी ज्यादा देश इससे जुड़ गए। ये साफ दिखाता है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सुपर पावर की खेमेबाजी से बाहर रहना चाहता था। अब वापस आते हैं क्यूबा मिसाइल संकट पर। उस घटना ने दोनों सुपर पावर्स को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि वो तबाही के कितने ज्यादा करीब पहुंच गए थे, और इसके बाद धीरे धीरे टकराव की जगह बातचीत ने लेनी शुरू की। इस नए दौर को डेतांत यानी डिटेंट कहा गया, जिसका सीधा सा मतलब है तनाव में कमी। और इस नए दौर की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? वो थी हथियार नियंत्रण संधियां। ये ऐसे समझौते थे जिनका एक ही मकसद था, परमाणु हथियारों की इस अंधी दौड़ को किसी तरह धीमा किया जाए, ताकि दुनिया उस खतरनाक मोड़ से थोड़ा पीछे हट सके। तो 60 और 70 के दशक में कई बहुत जरूरी समझौते हुए, जैसे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना या फिर ये तय करना कि और नए देश परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। कह सकते हैं कि ये तनाव कम करने की दिशा में उठाए गए पहले कुछ ठोस कदम थे। और आखिर में ये जो इतना लंबा टकराव था, ये किसी बड़ी जंग से खत्म नहीं हुआ, बल्कि 1991 में आर्थिक दबाव और अपनी अंदरूनी समस्याओं के चलते सोवियत संघ खुद ही बिखर गया, और बस उसी के साथ शीत युद्ध का भी अंत हो गया। तो शीत युद्ध तो खत्म हो गया, पर क्या सच में उसकी विरासत खत्म हुई? आज भी हम दुनिया में जो तनाव देखते हैं, जो अलग अलग गठबंधन देखते हैं, या जो बड़ी शक्तियों के बीच की होड़ है, क्या इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी शीत युद्ध में नहीं है? ये सोचने वाली बात है। आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध की, एक ऐसा 45 साल लंबा दौर जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी उस वक्त की है जब पूरी दुनिया एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधी हुई थी, और एक गलती का मतलब था सब कुछ खत्म। तो चलिए इस कहानी को इसकी शुरुआत से नहीं, बल्कि इसके सबसे खतरनाक मोड़ से शुरू करते हैं। वो 13 दिन जब दुनिया सचमुच तबाही के मुहाने पर आ खड़ी हुई थी। ये सवाल कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये हमें सीधे ले जाता है क्यूबा मिसाइल संकट में, एक ऐसा संकट जिसने सही मायने में पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। जरा सोचिए, साल था 1962। सोवियत संघ ने अमेरिका के ठीक दरवाजे पर यानी क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इस एक कदम ने दुनिया को तबाही के इतना करीब ला दिया था जितना शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। और इस महाटकराव के केंद्र में थे ये तीन चेहरे: अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव और क्यूबा के फिदेल कास्त्रो। इनके एक एक फैसले पर दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। ये शीत युद्ध का वो पल था जहां तनाव अपने चरम पर था, पीक पर। बस एक गलत कदम और परमाणु युद्ध होना तय था। तो सवाल ये उठता है कि दो देश जो कभी दोस्त हुआ करते थे, आखिर वो इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की राख से दुनिया में दो नई महाशक्तियां पैदा हुईं। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन या हथियारों की नहीं थी, ये लड़ाई थी सोच की, विचारधारा की। अमेरिका जहां लोकतंत्र और फ्री मार्केट की बात करता था, वहीं सोवियत संघ की सोच साम्यवादी थी, जिसमें सब कुछ सरकार के हाथ में होता था। ये दो सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं, और इसीलिए इसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहा गया, क्योंकि दोनों ताकतों के बीच कभी सीधी गर्म लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन तनाव, जासूसी और दुश्मनी हमेशा हर पल हवा में मौजूद थी। तो ये जो सोच की लड़ाई थी, वो पूरी दुनिया की शतरंज की बिसात पर कैसे खेली गई, आइए देखते हैं। दुनिया एकदम साफ साफ दो खेमों में बंट चुकी थी। अमेरिकी गुट को कहा गया पहली दुनिया और सोवियत गुट को दूसरी दुनिया। और जो बाकी देश थे, उन पर जबरदस्त दबाव था कि वो किसी एक को चुने। अपनी ताकत को और पक्का करने के लिए दोनों तरफ से मिलिट्री अलायंस बनाए गए। अमेरिका ने नाटो, सीटो और सेंटो जैसे संगठन बनाए, तो उसके जवाब में सोवियत संघ ने बना ली वार्सा संधि, जिसका सीधा मतलब था मेरे किसी भी दोस्त पर हमला मुझ पर हमला माना जाएगा। और भले ही अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे पर सीधे गोली नहीं चलाई,
लेकिन उन्होंने दूसरे देशों को अपना अखाड़ा बना लिया, चाहे वो कोरिया हो, वियतनाम हो या हंगरी। हर जगह इनकी दुश्मनी की आग में छोटे छोटे देश जल रहे थे। लेकिन इस ग्लोबल चेस के खेल में कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने किसी का भी मोहरा बनने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से जन्म हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई नए नए आज़ाद हुए देशों ने मिलकर कहा, हम न तो अमेरिका के साथ हैं और न ही सोवियत संघ के, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इस आंदोलन की नींव रखे भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर जैसे बड़े और दूर की सोचने वाले नेताओं ने। उन्होंने मिलकर दुनिया के सामने एक तीसरा रास्ता पेश किया। पता है 1961 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें सिर्फ 25 देश थे, लेकिन देखते ही देखते ये एक इतनी बड़ी आवाज बन गया जो दोनों सुपर पावर्स के दबदबे को सीधी चुनौती दे रहा था। तो अब कहानी पहुंचती है शीत युद्ध के आखिरी दौर में, वो दौर जब धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और तनाव को कम करने की कोशिशें शुरू हुईं। असल में क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों महाशक्तियों को बुरी तरह डरा दिया था। उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि अगर ये परमाणु हथियारों की होड़ नहीं रुकी तो एक दिन सब कुछ तबाह हो जाएगा। और यहीं से हथियार नियंत्रण यानी आर्म्स कंट्रोल की शुरुआत हुई। इसके बाद LTBT, NPT और SALT I जैसी कई संधियां हुईं। हाँ, ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन इन्होंने दुनिया को परमाणु युद्ध के खतरे से दूर करने में एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी रोल निभाया। और फिर आखिरकार वो साल आया 1991। सोवियत संघ बिखर गया और इसी के साथ 45 सालों से चल रहा ये वैचारिक और राजनीतिक टकराव हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक पूरे युग का अंत हो चुका था। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि भले ही शीत युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन क्या उसकी बनाई हुई दुनिया, उसके बनाए गठबंधन और उसकी पैदा की हुई दुश्मनी आज भी हमारे साथ नहीं है? ये एक सोचने वाली बात है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो लगभग 50 साल तक चला। एक ऐसा युद्ध जो अनदेखा था, पर जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया था। ये था शीत युद्ध का दौर। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। सोचिए जरा, इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध, और इसमें जो दो सबसे बड़े दुश्मन थे उनके बीच सीधे सीधे एक गोली तक नहीं चली। अजीब बात है ना? अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार थे, पर वो कभी आमने सामने आए ही नहीं। तो फिर ये कैसा युद्ध था? आइए इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और उसकी राख से एक बिल्कुल नई दुनिया जन्म ले रही थी। और इस नई दुनिया की कमान थी दो ऐसी ताकतों के हाथ में जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। देखिए, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ तो दुनिया के इतिहास में एक नया चैप्टर खुला। मजे की बात यह है कि जो देश कभी साथ मिलकर लड़े थे, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, अब वही एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। और बस यहीं से शुरू हो गया शीत युद्ध का वो लंबा दौर जो अगले 45 सालों तक चलने वाला था। ये लड़ाई ना सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये असल में विचारों की लड़ाई थी, आइडियोलॉजी की। एक तरफ था अमेरिका और उसका कैपिटलिज्म, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड या पहली दुनिया कहा गया, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसका सोशलिज्म कम्युनिज्म, जिसे सेकेंड वर्ल्ड या दूसरी दुनिया का नाम मिला। मतलब पूरी दुनिया दो सोच, दो खेमों में बढ़ चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शीत युद्ध था क्या? देखिए, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। इसमें कोई डायरेक्ट फाइट नहीं थी, सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। जासूसी हो रही थी, दूसरे देशों में अपनी अपनी पसंद की सरकारें बनाई जा रही थी और छोटे मोटे युद्धों को हवा दी जा रही थी। मतलब ये एक ऐसा वॉर था जो हर जगह लड़ा जा रहा था, सिवाय असली बैटलफील्ड के। और बहुत जल्द विचारों की लड़ाई मिलिट्री अलायंस यानी कि सैन्य गठबंधनों में बदल गई। इसने पूरी दुनिया को दो हथियारों से लैस कैंप्स में बांट कर रख दिया। अब सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया? उसने दुनिया भर में अपने दोस्तों का एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई 1949 में नेटो से। फिर एशिया में सिएटो और सेंटो जैसे गठबंधन बने। मकसद एकदम साफ था, सोवियत संघ के प्रभाव को हर तरफ से घेर लेना। अब जाहिर सी बात है, सोवियत संघ भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने भी जवाब दिया। 1955 में उसने अपना खुद का मिलिट्री अलायंस बनाया, वॉर्सो पैक्ट, और बस हो गया काम। दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बंट गई, एक लकीर खिंच गई जिसके दोनों तरफ दुश्मन खड़े थे। ये जो दुश्मनी थी ना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही नहीं थी, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी।
अब हम उस पल की बात करेंगे जब ये कोल्ड वॉर एक असली न्यूक्लियर वॉर में बदलते बदलते बचा। ये सवाल हमें कोल्ड वॉर के सबसे डरावने मोड़ पर ले जाता है। साल था 1962 और एक छोटे से कैरेबियन आइलैंड पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थीं। इसे कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक मोमेंट माना जाता है। हुआ यह कि सोवियत संघ ने अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी। जरा सोचिए, प्रेसिडेंट केनेडी के लिए कितनी बड़ी बात होगी। उन्होंने फौरन क्यूबा की नेवल ब्लॉकेड यानी कि नौसैनिक घेराबंदी का ऑर्डर दे दिया। अगले 13 दिनों तक पूरी दुनिया ने सांस रोककर इंतजार किया, क्योंकि एक जरा सी गलती पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती थी। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा संकट एक असली युद्ध में क्यों नहीं बदला? इसका जवाब है डर। दोनों ही देश जानते थे कि अगर लड़ाई छिड़ी तो कोई नहीं बचेगा। ये कुछ ऐसा था जैसे दो लोग एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े हों। कोई भी पहले गोली नहीं चलाना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि दूसरा भी उसे मार देगा। इसी लॉजिक को अपरोध या डेटरेंस कहते हैं। लेकिन क्या दुनिया का हर देश इन दो सुपर पावर्स में से किसी एक का साथ देना चाहता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही थी, एक तीसरा रास्ता भी निकल रहा था। एक ऐसा आंदोलन जो किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। देखिए, उसी दौर में दुनिया में एक और बहुत बड़ी चीज हो रही थी। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से देश आजाद हो रहे थे। सालों की गुलामी के बाद वो अब किसी और की लड़ाई का प्यादा बनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और इस सोच को आवाज दी दुनिया के कुछ बड़े लीडर्स ने। भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टिटो और मिस्र के गमाल अब्देल नासिर जैसे नेता आगे आए। इन्होंने मिलकर बनाया गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। इनका मकसद एकदम साफ था, हम ना अमेरिका के साथ हैं ना सोवियत संघ के, हम शांति के साथ हैं। और 1961 में बेलग्रेड में जब इसकी पहली मीटिंग हुई तो 25 देश इसमें शामिल हुए। हो सकता है ये नंबर आज झूठा लगे, लेकिन उस वक्त ये दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज ये कि दुनिया में एक तीसरी आवाज भी है जो किसी सुपर पावर के दबाव में नहीं झुकेगी। क्यूबा मिसाइल संकट एक तरह का वेकअप कॉल था। दोनों सुपर पावर्स को यह एहसास हो गया था कि वो तबाही के कितने करीब पहुंच गए थे। इसके बाद टेंशन को कम करने और बातचीत करने का एक धीमा लेकिन जरूरी सिलसिला शुरू हुआ। इस संकट के बाद ही दोनों सुपर पावर्स को समझ आया कि अब बात करनी ही पड़ेगी। फिर कई जरूरी समझौते हुए, जैसे कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जिससे न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगी, और सॉल्ट जैसे समझौते जिनसे हथियारों की होड़ को कम किया गया। इन सब ने दुनिया को थोड़ा और सुरक्षित बनाया। और फिर दशकों के तनाव, प्रॉक्सी वॉर्स और आइडियोलॉजिकल लड़ाई के बाद वो दिन भी आया जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और इसी के साथ शीत युद्ध का भी अंत हो गया। दुनिया अब दो हिस्सों में बटी हुई नहीं थी। कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, पर क्या सच में? आज भी दुनिया में जो टेंशन है, जो नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं, क्या उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी कोल्ड वॉर में नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हमारी दुनिया की कहानी लिख रहा है। दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी और हर पल एक बड़े महायुद्ध का खतरा बना रहता था। चलिए शीत युद्ध की इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो देखिए, दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया था, पर दुनिया में शांति फिर भी नहीं थी। क्यों? यही वो सवाल है जो हमें एक बिल्कुल अलग तरह की जंग की तरफ ले जाता है। एक ऐसी जंग जो हथियारों से ज्यादा सोच और विचारधारा से लड़ी गई। और उस सवाल का जवाब छिपा है एक युद्ध के खत्म होने में ही। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया के मंच पर दो नए सुपर पावर्स का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। और इनके रास्ते और इनकी मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। अब देखिए, दुनिया एकदम साफ साफ दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ था अमेरिका, जो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था और पहली दुनिया का लीडर था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जो समाजवादी यानी सोशलिस्ट सोच वाला दूसरी दुनिया का नेता था। इनके मकसद भी एकदम उल्टे थे। अमेरिका समाजवाद को फैलने से रोकना चाहता था और सोवियत संघ उसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। तो ये जो कोल्ड वॉर या शीत युद्ध हम कहते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कोई आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं थी जिसे हॉट वॉर कहते हैं। ये एक वैचारिक जंग थी। तनाव, कंपटीशन और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ का एक बहुत लंबा दौर जो पूरे 45 साल तक चला।
तो सवाल ये है कि ये वैचारिक जंग शुरू कैसे हुई? ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं था। अब दुनिया सचमुच में बंटने लगी थी, ग्रुप्स बनने लगे थे और इसने इस टकराव को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब हालात ऐसे बन गए थे कि दुनिया के हर देश पर एक दबाव था कि वो अपना साइड चुने। या तो आप अमेरिका के साथ हैं या फिर सोवियत संघ के। बीच में रहने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, या यूं कहें कि ऐसा ही माना जाता था। और हाँ, ये बंटवारा सिर्फ बातों बातों में नहीं था, बल्कि सैन्य गठबंधन भी बन गए। 1949 में अमेरिका और उसके साथियों ने मिलकर बनाया नेटो, और फिर ठीक उसी के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने बनाया वॉर्सो पैक्ट, और बस दुनिया 2 हथियारबंद खेमों में पूरी तरह से बंट चुकी थी। लेकिन एक मिनट, अगर दोनों के पास इतने हथियार थे तो सीधी जंग क्यों नहीं हुई? इसका जवाब है एक शब्द में, डिटरेंस, यानी अपरोध। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा डर कि अगर हमने हमला किया तो दूसरा हमें पूरी तरह तबाह कर देगा। क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, यही आपसी तबाही का डर था जिसने एक अजीब सी शांति बनाए रखी थी। लेकिन ये जो डर की शांति थी ना, एक बार ये लगभग टूट ही गई थी। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध के सबसे खतरनाक मोड़ की, जब दुनिया परमाणु युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आ खड़ी हुई थी। वो साल था 1962, इतिहास में दर्ज एक ऐसा साल जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती, जब पूरी दुनिया तबाही से बस एक कदम दूर थी। इस घटना को हम जानते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से। ये शीत युद्ध का पीक पॉइंट था, वो पल जब तीसरा विश्व युद्ध बस होने ही वाला था। तो हुआ ये था कि सोवियत संघ ने बिल्कुल चोरी छिपे क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें लगा दी। और क्यूबा कहाँ है? अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में। मतलब अब अमेरिका के बड़े बड़े शहर सीधे सोवियत संघ के निशाने पर आ गए थे। अब जैसे ही अमेरिकी इंटेलिजेंस को इसकी भनक लगी, हड़कंप मच गया। उन्होंने फौरन क्यूबा की समुद्री घेराबंदी कर दी। मतलब कोई भी सोवियत जहाज अब वहां नहीं आ सकता था। सोचिए, दोनों देशों के जंगी जहाज समंदर में एक दूसरे के आमने सामने थे। अगले 13 दिन पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें रोक ली थी। किसी को नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा। एक गलत कदम और परमाणु युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन शुक्र है कि पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी काम कर रही थी और एक सीक्रेट डील ने दुनिया को इस तबाही से बचा लिया। तो एक तरफ तो ये 2 सुपर पावर्स दुनिया को जंग की आग में झोंकने को तैयार थे, लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे भी थे जो इस खेल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। वो एक अलग रास्ता खोज रहे थे। तो सवाल उठता है, क्या हर देश को इनमें से किसी एक को चुनना ही था? क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं था? बिल्कुल था, और इसी तीसरे रास्ते का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी इस लड़ाई में किसी का मोहरा नहीं बनेंगे। और इस आंदोलन की नींव रखी 5 बड़े लीडर्स ने। यूगोस्लाविया के टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के नक्रूमा। इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति की वकालत की जो किसी भी सुपर पावर के दबाव में न हो। हाँ, पर एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। गुटनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं था कि ये देश दुनिया से अलग थलग हो गए थे, और ना ही ये न्यूट्रल थे, यानी तटस्थ, बल्कि ये देश तो दुनिया के मामलों में एक्टिवली हिस्सा लेते थे। कई बार तो दोनों गुटों के बीच सुलह करवाने का काम भी करते थे। तो चलिए अब इस पूरे दौर के अंत पर आते हैं और देखते हैं कि दुनिया के लिए इसकी विरासत क्या रही। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी एक नज़र में। 1945 से शुरू हुआ दुनिया का बंटवारा, फिर 49 और 55 में नेटो और वॉर्सो पैक्ट बने। 61 में एक तीसरा रास्ता निकला, नैम के रूप में। 62 में दुनिया परमाणु युद्ध से बाल बाल बची, और आखिर में 1991 में इस लंबे दौर का अंत हुआ। तो 1991 में हुआ ये कि सोवियत संघ टूट गया, और इसके साथ ही वो जो 2 ध्रुवीय दुनिया थी वो खत्म हो गई। शीत युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका था और अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर बन गया। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, शीत युद्ध तो खत्म हो गया, पर क्या बड़ी ताकतों के बीच की होड़ खत्म हुई है? शायद अब ये लड़ाई विचारधारा की नहीं बल्कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की है ना? इस पर सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।
आज बात करते हैं इतिहास के उस दौर की जब पूरी दुनिया ना दो हिस्सों में बंट गई थी और हर पल, सच में हर पल, एक परमाणु युद्ध का खतरा बना रहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध की। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि हम सीधा चलते हैं उस सबसे खतरनाक, सबसे तनावपूर्ण पल पर जब दुनिया बस खत्म होने ही वाली थी। सोचिए, क्या होता है जब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ जाए। देखिए, अक्टूबर 1962 में ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं था। नहीं, ये एक डरावनी हकीकत थी जिसने सचमुच पूरी दुनिया की सांसें थाम दी थीं। हुआ ये कि अमेरिका को पता चला कि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, सोवियत संघ, उसने चुपके से बिल्कुल अमेरिका के पड़ोस में, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगा दी हैं। ये मिसाइलें इतनी पास थीं कि अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को मिनटों में खत्म कर सकती थीं। मतलब तबाही बस एक बटन दूर थी। तो अगले 13 दिनों तक पूरी दुनिया की किस्मत इन 3 लोगों के हाथ में थी। जरा सी चूक, एक गलत फैसला और सब खत्म। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर पहुंची कैसे? तो इस संकट की जड़ को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी-अभी खत्म हुआ था और दुनिया एक तरह से अपनी राख से दोबारा उठने की कोशिश कर रही थी। देखिए, यूरोप की जो पुरानी ताकतें थीं, वो सब बर्बाद हो चुकी थी और उनकी जगह पर 2 नए दिग्गज खड़े हो गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। और इन दोनों के पास दुनिया को लेकर जो सोच थी, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की या हथियारों की नहीं थी, नहीं, ये थी विचारों की लड़ाई। एक तरफ था अमेरिका का पूंजीवादी लोकतंत्र, जिसे पहली दुनिया कहा गया, और दूसरी तरफ थी सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा, यानी दूसरी दुनिया। असल जंग इस बात की थी कि समाज को चलाने का सही तरीका क्या है। तो इसी तनाव भरे माहौल को, जहां दोनों महाशक्तियां सीधे तो नहीं लड़ी, पर्दे के पीछे से धमकियों, जासूसी और प्रोपेगेंडा के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने में लगी रहीं, इसी लंबे दौर को इतिहास में शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहा गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो विचारों की लड़ाई थी, वो कैसे एक ग्लोबल चेस बोर्ड में तब्दील हो गई, जहां हर कोई दूसरे को शह और मात देने में लगा था। तो हुआ ये कि पूरी दुनिया ने अपनी अपनी टीमें चुन ली। एक तरफ अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर नेटो, सीटो और सेंटो जैसे सैन्य गठबंधन बनाए, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ ने जवाब में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ वॉर्सो पैक्ट बना लिया। मतलब दुनिया साफ साफ 2 कैंपों में बट गई थी। अब देखिए, दोनों को पता था कि अगर वो सीधे भिड़े तो न्यूक्लियर वॉर होगी और सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक दूसरा, ज्यादा खतरनाक खेल शुरू किया। वो सीधे लड़ने के बजाय दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे संघर्षों में कूद पड़े। एक पक्ष को अमेरिका सपोर्ट करता तो दूसरे को सोवियत संघ। इन्हीं लड़ाइयां को प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, मतलब दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। और ये प्रॉक्सी वॉर्स पूरी दुनिया में लड़ी गईं। कोरिया का संकट हो, हंगरी में सोवियत संघ का दखल, क्यूबा का मिसाइल संकट जिसके बारे में हमने बात की, या फिर वियतनाम में अमेरिका का लंबा और खूनी हस्तक्षेप, ये सब उसी ग्लोबल चेस गेम के हिस्से थे। तो सवाल ये है कि क्या हर देश इन 2 टीमों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर था? क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं था? जवाब है, बिल्कुल था। खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो अभी-अभी आज़ाद हुए थे, उन्होंने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि हम ना तो अमेरिका के साथ हैं और ना ही सोवियत संघ के, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और इसी सोच से जन्म हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का। और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे उस वक्त के कुछ बड़े नेता, जैसे भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रूमा। इन सब ने मिलकर कहा कि हम इस सुपर पावर की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये सिर्फ कुछ नेताओं का आइडिया नहीं था। 1961 में जब बेलग्रेड में पहली समिट हुई तो 25 देश इसमें शामिल हुए। देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फोर्स बन गया, जिसे तीसरी दुनिया की आवाज माना जाने लगा। लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा तो हमेशा बना हुआ था और धीरे धीरे दोनों महाशक्तियों को ये एहसास होने लगा कि इस खतरनाक रेस को
किसी तरह रोकना ही होगा, वरना अंत में तबाही के सिवा कुछ नहीं बचेगा। खासकर क्यूबा मिसाइल संकट के बाद जब दुनिया सच में तबाही के कगार से वापस लौटी, तो दोनों देशों को अपनी गलती का एहसास हुआ और यहीं से शुरू हुआ हथियारों पर कंट्रोल करने का एक नया दौर। दोनों ने बातचीत शुरू की ताकि अपने न्यूक्लियर हथियारों को लिमिट किया जा सके। और इस बातचीत के नतीजे में कई जरूरी संधियां हुईं, जैसे 1963 की LTBT, जिसने हवा, पानी और स्पेस में न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगा दी। फिर 1968 की NPT, जिसका मकसद था परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना, और 1972 की SALT I। ये सब एक तरह से उस सबसे खतरनाक खेल के नियम बनाने जैसा था, ताकि दुनिया को बचाया जा सके। अब फिर आया साल 1991। 45 सालों के तनाव के बाद सोवियत संघ टूट गया और इसी के साथ शीत युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो शीत युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। क्या इसकी जो दुश्मनी और जो गुटबाजी थी वो आज भी हमारी दुनिया को चला रही है? क्योंकि आज भी हम जो जियोपॉलिटिकल तनाव देखते हैं, जो गठबंधन देखते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी दौर में मिलती हैं। ये सोचना जरूरी है कि क्या दुनिया ने उस दौर से वाकई कोई सबक सीखा है,